हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पॉलिटिकल साइंस के तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। स्टूडेंट्स, पीछे वाले दो चैप्टर थे, उसके अंदर क्या था कि हम अमेरिका और शीत युद्ध के जो अमेरिका के अंदर और सोवियत संघ के अंदर जो शीत युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। फिर उन दोनों में से जब दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था तो एक का पतन हुआ था, वो था सोवियत संघ की, इनकी दो ध्रुवीयता का अंत, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था। और थर्ड जो है अमेरिकी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी कि जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा था तो दोनों में से एक का पतन होने के बाद सिर्फ अमेरिका ही विश्व के अंदर एक अकेली विश्व शक्ति के रूप में बनकर रह गया था। और उसका वर्चस्व है वो विश्व के अंदर कहाँ कहाँ पर फैला था, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका परिचय। हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा था और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी ना रहा। इस घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व और एक ध्रुवीय का विश्व का दौर कहा जाता है। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक घटनाओं का एक सिलसिला है। एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटना चक्र के जिक्र से करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा ठहरकर वर्चस्व की अवधारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम यह देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है। और अध्याय के अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या चुनौतियां आन खड़ी है और क्या अमेरिकी वर्चस्व से उभरा जा सकता है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अमेरिका का वर्चस्व कहाँ कहाँ पर है, यानी कि पूरे विश्व के अंदर राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से किन देशों के पर इसका असर है वो बहुत ज़्यादा हुआ। तो और भारत जैसा जो देश है वो अमेरिका के वर्चस्व से किस तरीके से उससे बचा रह जा सकता है। एक है आशा, जाबू और ओद्रोई। आशा, जाबू और ओद्रोई जो है वो व्यक्तियों के नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कौन है और उसके बारे में कौन कौन सी बातें हुई है। बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा एक लड़की का नाम है। अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। अव्वल का मीन्स होता है इनके बहुत ज़्यादा होशियार। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही। वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गिरी। आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है और अब फिर उसकी योजना डॉक्टर बनने की है। लेकिन तब ही जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली गई। डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और उसके बाद अपने स्टूडियो खोलने की है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाबू MBA की पढ़ाई कर और अपने परिवार का व्यवसाय संभाले। और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार का फायदेमंद व्यवसाय को फायदेमंद बनाएगा। उसके बाद है युवा ओद्रोई पर्थ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रहता था। उसके माता पिता बतौर प्रवासी रूप में आए थे। चर्च जाते वक्त वह नीली जींस पहन लेता है तो उसके माँ आपे से बाहर हो जाती है और वह चाहती है कि ओद्रोई चर्च में सभ्यशालीन दिखाई पड़े। ओद्रोई अपनी माँ को बताता है कि जीन्स कूल है और जीन्स पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। ओद्रोई के पिता उसकी माँ को याद दिलाता है कि हम लोगों की लेनिनग्राद में रहते हुए अपनी जवानी के दिनों में जीन्स पहनते थे और उसी कारण से जिसे आज ओद्रोई पहनता है, यानी कि जब जीन्स पहनने का जो नीली जो जीन्स पहनना यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने आप को आज़ाद महसूस करना था। यानी कि जब वो ओद्रोई को जीन्स पहनने देखते थे तो उसके माता पिता जो हैं अपने जो जवानी के दिन हैं उनको याद करने लगते हैं कि हम भी ऐसे ही अपने आप को सभ्य दिखाने की कोशिश करते थे। ओद्रोई की अपनी माँ से बहस हुई और हो सकता है कि जाबू को भी वह
विषय पढ़ना पड़े जिसकी उसके अंदर दिलचस्पी नहीं है। इससे अलग आयशा की एक टांग जाती रही और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा करना जरूर करना चाहिए। हम अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक न एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार हैं। आयशा, जाबू और ओद्रोई की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई और आज विश्व के में कैसे असरमंद है। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज़्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिकी शब्द से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का यानी कि हमें यहाँ पर जो है हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का नाम न लेते हुए अकेला, ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम लेते हुए सिर्फ हम यहाँ पे अमेरिका जो है शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम अमेरिका के वर्चस्व के बारे में बात करते हैं, अमेरिका के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं कि अमेरिका का विश्व के अंदर क्या वर्चस्व, क्या दबदबा था। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, यानी कि विश्व के अंदर नई व्यवस्था की शुरुआत थी, यानी कि जब दो देशों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था और एक का बिल्कुल पूरे तरीके से कोई अस्तित्व नहीं था और एक जो था दूसरी अपनी शक्तियों के साथ उभर चुका था। सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यजनित चकित रह गया था और महाशक्तियों में जब एक का वजूद तक नहीं था, जबकि दूसरी अपनी ताकत या कहें कि बड़ी शक्ति के साथ कायम था। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई और जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य गायब हो गया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। और एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ और दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 के सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। पहले पहलू में के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। और दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना शुरू नहीं किया। दरअसल यह बात बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। आइए हम उन प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे जिससे अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज़्यादा गहरे तक जमा दिया, यानी कि वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर अमेरिका की जो वर्चस्व है उसकी जड़ें बहुत गहरी चली गई है। 1990 के अगस्त में ईरान ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर आक्रमण करके उस पे कब्जा कर लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम रासायनिक कोशिशों जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी और शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। 34 देशों की मिलीजुली और 66,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज और उसे परास्त कर दिया गया और इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है और एक हद से तक अमेरिकी जनरल नॉर्मन सवार्ज इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्द ही हार मान गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से इस बात को जाहिर किया गया कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत ज़्यादा पीछे है। यानी कि जब पहला खाड़ी युद्ध हुआ था तभी से प्रत्येक देश ने हार मान ली थी कि अमेरिका के मुकाबले में किसी भी सेना का मुकाबला नहीं हो सकता। बड़े वैज्ञानिक अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया और इसके चलते कुछ पर्यवेक्षणों ने कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दी गई थी। यानी कि इसके अंदर एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये कि कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता था। प्रथम जो खाड़ी युद्ध था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, इसलिए उसको कंप्यूटर युद्ध कहा गया था। इस युद्ध की टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हुई थी और यह वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया था। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठकों में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि ईरान सेना किस तरह धराशायी हो रही है। यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया और कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की थी उससे ज़्यादा
कहीं ज़्यादा खर्च उसने जो है रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। यानी कि जंग के अंदर अपने आप को शामिल करने के साथ साथ जितना उन्होंने अपनी सेना के ऊपर खर्च किया था उससे ज़्यादा उन्होंने जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से उससे प्राप्त कर लिया था, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था। सो स्टूडेंट्स, जहाँ तक आज हमने ये लेसन रीड किया है, इसके बारे में पढ़ा है, इसको अच्छे तरीके से रीड कर इसके अंदर से नोट्स और अच्छे क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।